गुड मॉर्निंग क्लास 11th के वॉरियर्स। फाइनली मैं आपके सामने जैसे कि पता है कि बायोलॉजी का लगातार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा पूरा सीरीज में परीक्षा बोध वर्ष 2026 से कवर कर रहा हूं और हमने बहुत सारा यूनिट कवर कर लिया। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, थर्ड, फोर्थ एंड अब बारी है फिफ्थ की। एक ही वीडियो में यूनिट नंबर फिफ्थ के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो आज तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम के लिए पैनिक मत होना, टेंशन मत लेना। दरअसल में क्या है ना, तुम्हारा पेपर 6 सेटों में बन रहा है और 6 सेटों में बनना चलो ठीक है भाई, बना रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बात है कि 6 के 6 सेटों का क्वेश्चंस ना अलग अलग है। बड़ी दिक्कत की बात है भाई। और क्वेश्चन कुछ सेटों में तो वाकई बहुत अच्छा पूछता है और कुछ सेट में बिना सिर पैर का क्वेश्चन पूछता है, मतलब कुछ भी उठा के दे दिया। अब बताओ 6 सेट का पेपर बन रहा है, एक पेपर में कम से कम 46 प्रश्न होते हैं, तो 46 इंटू 6 कर लो ना, तुम्हें क्वेश्चन पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यार देखो कुछ सेट में तो वाकई एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन दे रहा है जो देना चाहिए, और कुछ सेटों में बिना सर पैर का क्वेश्चन दे रहा है। अब तुम्हारे किस्मत में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये डिपेंड करता है तुम्हारा लक के ऊपर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, है ना। अगर कुछ स्कूल के बच्चों के सेटों में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, कुछ के में कम, तो ज्यादा परेशान मत होना कि सर ये क्या हो गया, क्योंकि रीजंस मैंने तुम्हें बता दिया। चलिए, बाकी मेरी कोशिश है कि तुम्हारा एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आए और तुम अच्छे स्कोर गेन कर पाओ। तो चलिए जंप करते हैं फटाफट, हम चैप्टर नंबर 14 श्वसन एवं गैसों का विनिमय, पेज नंबर 128। एंड ये रहा है आपके सामने पेज नंबर 128। हमारा चैप्टर कहता है, चैप्टर नंबर 14 श्वसन एवं गैसों का विनिमय। थोड़ी मैं इसे जूम करता हूं ताकि तुम्हारा नजर टोटल ऑन स्क्रीन होना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा, अब यहां से हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकीय प्रश्न को। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? तो शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हाइपोक्सिया कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखना, 1 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, अंतः शोषण, निशोषण, इन्हें अच्छे जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सेकंड वाला पॉइंट, अंतः शोषण और निशोषण, बस बाकी यहाँ से स्किप कर दो। ठीक, बाकी यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि क्लोराइड शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए कि श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊतकों में संचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक द्रव के माध्यम से ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाती है। इस प्रकार आरबीसीएस मतलब रेड ब्लड सेल्स में कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाने से पीएच मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण से वह बलपूर्वक फेफड़े के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः श्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतरा पार्श्विक पेशियों की शिथिलता डायफ्राम के उरो स्थित में उसके सामान्य स्थान के वापस कर देती है। ठीक है, दुनिया भर की बातें लिखिए, केवल इतना याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ में जाता है तो वह वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जा करके उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी तुम पढ़ते रहना भाई। चलो नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चित्र जरूर देखना, निशोषण और निशोषण में। ठीक है, तो ये चित्र भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बाकी यहाँ से स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वसन का नियमन कैसा होता है, मतलब सांस किस प्रकार से लेते हैं। तो ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, CO2 के परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट में, ये ट्रांसपोर्ट की मुख्य क्रियाविधि कौन सी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शरीर में जाता है और शरीर से बाहर निकलता है, ये तुम्हें तैयार करना है। खत्म। अब हमारा आगे चैप्टर नंबर 15 शारीरिक द्रव्य एवं परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है अब ब्लड कैसे फ्लो होता है, कैसे संचरण करता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हृदय अवरोध क्या है, जिसे हार्ट ब्लॉक के बारे में तुमने सुना होगा। तो जब हिज बंडल ठीक से कार्य नहीं करते तो आलिंद नोड का हृदय धड़कन आवेग निलय तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से निलय की गति नहीं होती है और परिसंचरण रुक जाता है। इस पूरी अवस्था को ही हृदय अवरोध कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या महत्व है। तो प्लाज्मा प्रोटीन को 3 वर्गों में बांटा गया है, सीरम और सीरम एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन और फाइब्रोजिनिन। ठीक, तो इसके बारे में तुम्हें लिखना है।
बस, बाकी यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है कि रक्त के संगठित पदार्थ के अवयवों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक अवयव की प्रमुख कार्य के बारे में बताना है। तो रक्त के संगठित कार्य कौन कौन से? सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स आरबीसी है, और डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। इसको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि ब्लड में इतनी चीज पाई जाती है, ठीक है, तो वही चीज लिखा है। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हृदय चक्र और हृदय निधि को परिभाषित कीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट हृदय चक्र है, हृदय निकास नहीं है। तो हृदय चक्र अच्छे से देख लेना कि हृदय में एक स्पंदन या धड़कन की समाप्ति को लेकर के एक अगले स्पंदन या धड़कन जब तक समाप्त नहीं होता उसे कहते हैं हृदय चक्र। मतलब एक बार जो हृदय धड़कता है ना, धक, और फिर जब तक एक चक्र कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, और एक चक्र जैसे कंप्लीट होता है उसे कहते हैं हृदय चक्र। नेक्स्ट याद रखना है रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर के स्थान पर अगर रक्त लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उसे इंग्लिश में ब्लड ही कहते हैं, चाहे रक्त हो चाहे रुधिर हो। तो रक्त और लसिका में अंतर, ठीक है। तो रक्त में क्या होता है, आरबीसी पाए जाते हैं, और जो लसिका होता है ना उसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी कम होता है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक पाई जाती है ब्लड में, और इसमें डब्ल्यूपीसी अधिक तथा लिम्फोसाइट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, लासेलस का लासे लिम्फोसाइट, ऐसे याद रख सकते हो। और जो लाल खून होता है ना वो लाल रंग का होता है, और जो लसिका होता है ना वो रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक पानी की तरह ये भी बहता है। नेक्स्ट तुम्हें प्रिपेयर करना है कि परिसंचरण तंत्र की 4 विकार कौन कौन सी? विकार मतलब होता है कमियां। तो उच्च रक्तचाप, है ना भाई साहब, अगर तुम्हारे शरीर में परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और अत्यधिक अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारे नस फट सकते हैं और तुम्हारा डेथ हो सकता है। कोनरू धमनी चाप, ठीक है। दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा मतलब कब होता है? दिल का दौरा कब पड़ता है? जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है, क्योंकि हार्ट में सही टाइम पर ब्लड फ्लो नहीं कर पाता और इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। बाकी ये सारे हैं पॉइंट, तो कुछ पॉइंट याद रखना, ये आपके एक वाक्य में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि खुला और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? तो खुला मतलब होता है रुधिर प्रवाह रुधिर वाहिनियों में नहीं होता है, जबकि बंद जो होता है रुधिर प्रवाह बंद नलियों या रुधिर वाहिनियों में होता है। देह गुहा रुधिर से भरी रहती है, जिसे हीमोसिल कहते हैं, और देह गुहा रुधिर से भरी नहीं रहती है, ठीक। तो इस प्रकार से तुम्हें लिखना है, बाकी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। दोहरा परिसंचरण तंत्र ये रहा आपके सामने, ठीक है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, दोहरा परिसंचरण तंत्र। बस भाई इतने ही ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ गया, हाँ, हृदय का काट का चित्र वैसे 10th में तुमने देखा होगा तो एक नजर बस देख लेना। नेक्स्ट तुम्हारा आ गया चैप्टर नंबर 16, उत्सर्जन उत्पाद एवं उसका निष्कासन। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है भाई, यहाँ से इनका फुल फॉर्म देख लेना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस देख लेना, ठीक। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र अच्छे से देख लेना। उत्सर्जन तंत्र का चित्र कक्षा 10वीं में पढ़े होगे अच्छे से, तुम्हें याद होगा। कहाँ याद होगा बोलो सर, सब भूल गए, आपने तो पढ़ाया नहीं साल भर। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वक्र के कार्य एवं जक्ष गुच्छा उपकरण मतलब JGA का क्या महत्व है, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसे प्रिपेयर करिए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ गया अध्याय नंबर 17 प्रचलन एवं गति। अब हम गति और प्रचलन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लेना कि अमीबा किससे चलता है, कूटपात चलता है, यूग्लिना किससे चलता है? तो कसा विकास चलता है, बाकी इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक। नेक्स्ट कहता है हमारी अस्थि संधि बिना घर्षण आवाज और पीड़ा के कार्य करती है। तो अस्थि संधि बिना घर्षण आवाज और पीड़ा के कार्य करती है क्योंकि दो अस्थियों की संधि योजन सतहों के मध्य एक तरल साइनोवियल द्रव भरा होता है जो अस्थियों को घर्षण से रोकती है, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करना है, ठीक। नेक्स्ट हमें देखना है रेखित और आरेखित पेशी में अंतर। हृदय पेशी मत पढ़ना, रेखित और आरेखित पढ़ लेना, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उपस्थि और अस्थि में अंतर। तो उपस्थि क्या होता है, अस्थि क्या, इसको मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। नेक्स्ट कहता है श्वेत पेशी और लाल पेशी में अंतर, ये पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है, कोई क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, खत्म भाई ये चैप्टर, यहाँ से मोस्टली अंतर पूछेगा। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 18 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। जिसको तुमने 10th में पढ़ा होगा इस चैप्टर को, अगर तुम्हें याद होगा तो। याद तो डेफिनेटली होगा, 10th का बैचेस बहुत अच्छा था, बहुत मजा आता था हम लोग को पढ़ने और पढ़ाने में। नेक्स्ट कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एक साइड रहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा रहा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, दृष्टिपटल क्या होता है। ठीक है, ये चीज देख लीजिए, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल सिंपल सा, जहां पर लेंस का इमेज बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उसे दृष्टिपटल कहते हैं। पहले प्रतिबिंब उल्टा बनता है, फिर सीधा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट सकाला और सगु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और थैलमस और हाइपोथैलमस में डिफरेंस बताइए। तो ये चीज अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो 10th का बायोलॉजी जब तुम पढ़ रहे थे ना, काफी इजी था, लेकिन जैसे 11th में आ गए थोड़ी तुम्हें टफ लगा कि बाप रे ये कहाँ पहुंच गए है ना। 10th में तो काफी मजा आता था पढ़ने और पढ़ाने में, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब तुम्हारे दिमाग में आएगा। हाँ, मानव मस्तिष्क के बारे में जरूर पढ़ लेना, मानव मस्तिष्क का चित्र। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा आ गया मानव मस्तिष्क के 4 कार्य। तो ये चीज देख लेना, मानव मस्तिष्क के 4 कार्य क्या है कि मानव शरीर के अंगों में रक्त परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है, शरीर के अंगों की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मस्तिष्क में उपस्थित हेमीस्फीयर द्वारा याददाश्त का कार्य प्रदान करता है, और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा आ गया अध्याय नंबर 19, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको अंतःस्रावित ग्रंथियां, बाह्य स्रावित ग्रंथियां और हार्मोन्स, इसके बारे में पढ़ना है। अंतःस्रावित ग्रंथियां किसे कहते हैं, ऐसी ग्रंथियां जिसमें जिसमें एपिथीलियल कोशिकाओं का स्तर हो तथा नलिकाएं पाई जाती है, बाह्य स्रावित ग्रंथियां कहलाती है। इन ग्रंथियों द्वारा एंजाइम का स्त्रवण होता है। अंतःस्रावित ग्रंथियां देख लो, ऐसी ग्रंथियां जिसमें नालिका का अभाव हो तथा वे अपने स्राव हार्मोन सीधे रक्त रक्त में मुक्त करते हैं, उसे अंतःस्रावित ग्रंथियां कहती हैं। तो ये दोनों चीज पढ़ लेना। ठीक, बाकी लास्ट वाले चैप्टर से ज्यादा वेटेज है नहीं। ठीक है, इन्हें आप अगर टाइम नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए बेटा, इस प्रकार से पूरा पूरा होता है कंप्लीट। यहाँ ज्यादा वेटेज था नहीं, मैंने पूरा पूरा तुम्हारा परीक्षा बोर्ड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को कर दिए हैं कवर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मन हो तो करना, नहीं हो मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कितना हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्प हुआ तो कर दो, नहीं हुआ तो मत करो भाई। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस प्रकार से आपका बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया। तुम्हें भरोसा तो नहीं था कि सर प्रॉपर वीडियो बना पाएंगे, मुझे पता है, लेकिन फाइनली मैंने प्रॉपर चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया, प्रॉपर बुक ही कंप्लीट कर दिया। सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।